आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा और वक्त हो चला है हमारी खास पेशकश रिपोर्टर्स लाइव का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी गोपनीय रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसमें संभल जनपद को लेकर कई गंभीर और चौंकाने वाले तथ्य दर्ज किए गए। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। आदित्यनाथ को संभल हिंसा मामले की रिपोर्ट न्यायिक आयोग की टीम ने सौंप दिया है। 450 पन्ने की इस रिपोर्ट में हिंदुओं की घटती आबादी और दंगे की साजिश का भी जिक्र किया गया है। यह रिपोर्ट अब राज्य कैबिनेट के बाद आने वाले विधानसभा सत्र में भी पेश होगी। दरअसल बीते वर्ष 24 नवंबर को यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल हो गया था। इस बवाल को लेकर सरकार ने कड़ा एक्शन लिया। वहीं विपक्ष समिति समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सरकार पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा था। इस मामले की न्यायिक आयोग जांच टीम गठित की गई थी। न्यायिक आयोग जांच टीम ने सीएम योगी आदित्यनाथ को 450 पन्नों वाली रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में कई तमाम खुलासे भी किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1947 में संभल में 45% हिंदू आबादी थी, लेकिन यह घटकर अब 15% ही रह गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 1947 से लेकर 2019 तक 15 बड़े दंगे हुए, जिसको लेकर यहाँ पर हिंदू समाज असुरक्षित रहा। वहीं इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि किस तरह से यहाँ दंगों की साजिश रची जाती है और साथ ही साथ बाबर काल के लोग कर भी तमाम जिक्र किए गए हैं। फिलहाल अब यह रिपोर्ट राज्य कैबिनेट में पेश होगी और उसके बाद आने वाले विधानसभा सत्र में भी पेश की जाएगी। फिलहाल जिस तरीके से यह गोपनीय रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है, इस पर अब एक्शन भी होगा। सहयोगी रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस लखनऊ। ऑपरेशन कालनेमी के तहत अब तक 3500 से अधिक सत्यापन और 300 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हितेश त्यागी। पुष्कर सिंह धामी का ऑपरेशन कालनेमी जारी है। 3500 से ज्यादा इसमें गिरफ्तारियां हो गई है। जो जनता को, आम जनता को, महिलाओं को, बच्चों को ठगने का काम करते थे, इस तरह के लोगों को उत्तराखंड की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऐसे में लगातार जिस तरीके से अन्य देशों से भी इसमें एक गिरफ्तारियां हुई है, तो वहीं उत्तराखंड में लगातार ये जो कार्यक्रम है वो जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के सभी एसएसपी को इसमें निर्देश दिए हुए हैं। उनको साफ तौर पर कहा है कि जितने भी कालनेमी है, जो ढोंगी बाबा हैं, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जो देवभूमि की जो छवि है, जो देवभूमि की प्रतिष्ठा है, इसके साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन बहरहाल इसमें विपक्ष ने भी बड़ा हमला भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर किया है। भाजपा को हमला करते हुए कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि कुछ कालनेमी भारतीय जनता पार्टी में भी मौजूद हैं। धामी सरकार उनको भी गिरफ्तार करने का काम करे, क्योंकि रुड़की में एक मामले में पार्षद की गिरफ्तारी हुई है, तो साफ तौर पर उसमें एसटीएफ ने उसमें कार्रवाई की है, जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला किया है। कांग्रेस ने यही कहा है कि जिस तरीके से कुछ कालनेमी भारतीय जनता पार्टी में भी मौजूद हैं, उनकी भी लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो ऐसे में धामी सरकार को ऐसे कालनेमियों से बचने की जरूरत है। कैमरा पर्सन विनोद थापा के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस देहरादून। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर हमला बोला और बड़ा हमला किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कहा है कि सरकार की विदेश और आर्थिक नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है, जिसका खामियाजा मजदूर और कारीगर भुगत रहे हैं। लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। दरअसल 27 के रण के पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव योगी सरकार और केंद्र सरकार पर लगातार फायर दिख रहे हैं। एक बार फिर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला।
कहा कि बीजेपी सरकार में विदेश नीति और आर्थिक नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है। एक्स पर पोस्ट करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि आर्थिक नीति फेल होने की वजह से बेरोजगार नौजवान कारीगर पूरी तरह से बदहाल हो चुके हैं, रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि जिस तरीके से बेरोजगारी को लेकर, आर्थिक मंदी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है, इससे सियासी पारा हाई हो चला है। फिलहाल देखना यह होगा कि ऐसे बयानों से 27 के रण में समाजवादी पार्टी को कितना फायदा मिलता है, यह समय ही बताएगा। सहयोगी रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज, लखनऊ। बीजेपी में पार्टी चंदे को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस और भाजपा दोनों आमने सामने आ चुकी हैं। पूरी खबर बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड में रावत बंधुओं का एक दूसरे पर आरोप प्रतिरोध लगाने का काम जारी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार की पोल खोलते हुए 30 करोड़ की एफडी होने की बात यहां पर कही है और उनकी बात का समर्थन नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी किया है। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी तरफ से जो काम किया गया वो संगठन के निर्देश पर था। संगठन में जो कार्य होता है, यानी जो चंदा लिया जाता है, वो चेक के माध्यम से लिया जाता है, यानी पूरी तरीके से पारदर्शिता इस मामले में बरती गई है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के नेता इस समय इस बात को बखान कर रहे हैं, ऐसे में समझा जा सकता है कि वो अपने स्वार्थ की राजनीति सिद्ध करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, जो सही नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीधे तौर पर हरक सिंह रावत को भी नसीहत दी है और कहा है कि उनकी तरफ से जिस बातों को कहा जा रहा है वो तो सर्वविदित है, जबकि उस मामले में इस आरोप जैसी कोई सच्चाई सामने नहीं है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि भाजपा कैसे इन सब चीजों को लेकर अग्नि कार्रवाई कर पाती है, क्या कुछ इस पर जो पार्टी की छवि धूमिल हो रही है उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ कर पाती है। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज। बरसाना राधा अष्टमी मेला 2025 को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से आला अधिकारियों की बैठक हुई है। क्या कुछ फैसला लिया गया है बैठक में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता फारूक। से लेकर 31 अगस्त तक चलने वाले बरसाना के श्री राधा जन्मोत्सव के मौके पर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। जिला प्रशासन के आला अधिकारी, जिसमें एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ, कमिश्नर आगरा शैलेंद्र कुमार सिंह, डीआईजी शैलेश कुमार पांडे, एसएसपी श्लोक कुमार और डीएम चंद्र प्रकाश सिंह के साथ साथ और अन्य जिलाधिकारी जो है सबने समीक्षा बैठक करी है और क्षेत्रों का भ्रमण भी किया है। बरसाना की गलियों का भी भ्रमण किया है। बरसाना में जो जर्जर मकान हैं उनके लिए सीओ और एसडीएम की ड्यूटी लगाई गई है। तमाम अधिकारी जो है भ्रमण करके श्रद्धालुओं के लिए अच्छी सुविधा का इंतजाम कर रहे हैं। जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी जो है लगातार भ्रमणशील हैं और ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी कैमरे और तमाम वाच टावरों से श्रद्धालुओं की के ऊपर नजर रखी जाएगी। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती, यानी भव्य और दिव्य बनाने की जिला प्रशासन की इस मेले की तैयारियां चल रही हैं। इस मौके पर लाखों श्रद्धालु आने की संभावना है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद में श्री राधा अष्टमी मनाई जाती है जो 31 अगस्त को है। लेकिन ये 30 अगस्त से ही लोग लाडली जी के मंदिर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। खबर देवरिया से है, जहां दबंगों ने खलियान और पीडब्ल्यूडी सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता बिलेंदु मणि त्रिपाठी। नगर पंचायत में अधिकतर सरकारी जमीनों को खलियान, नवीन पड़ती, खाद, गढ़ा की दबंगों का बराबर कब्जा है। इतना ही नहीं, नगर पंचायत के घनी बस्ती में खलियान की भूमि पर दबंगों ने कब्जा कर मुर्गी फार्म बनाकर संचालित कर लिया है। इसकी शिकायत नगरवासियों ने अधिकारियों से शिकायत कर इसका विरोध किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नगरवासियों का कहना है कि आरोपी अपनी दबंगई के बल पर पीडब्ल्यूडी की जमीन और एक किसान की जमीन जबरन कब्जा करके अपना मानक विहीन विद्यालय निर्माण करा लिए हैं। आरोपी के रसूख के आगे अधिकारी भी इन पर कार्रवाई करने से बच रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि नगरवासियों ने लिखित शिकायत जिलाधिकारी से कर न्याय की गुहार लगाई है। आपको वही बताया कि ये आए दिन पत्थरदेवा हर जगह इस तरह की घटनाएं बराबर देखने को मिल रही है। इस पे देखना है कि कब तक दबंगों का कब्जा रहता है और प्रशासन इस पे कब तक कार्रवाई करती है। देवरिया से बालेंद्र त्रिपाठी, इंडिया वाइज।
रायबरेली में जिला प्रशासन की भू माफियाओं पर कार्रवाई लगातार जा रही है, जहां जिला अधिकारी के निर्देश पर भू माफियाओं पर लगातार जो है उनकी दबोचा जा रहा है और करोड़ों की जमीनों पर जो है बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। प्रदेश में भू माफियाओं पर लगातार बुलडोजर की कार्यवाही देखने को मिल रही है, लेकिन अगर बात करें रायबरेली जिले की तो रायबरेली जिले में आज भी भू माफिया निरंकुश नजर आ रहे हैं। ताजा मामला रायबरेली जिले के सदर तहसील क्षेत्र के किशुनगढ़ की है, जहां पर कुछ भूमाफियाओं के द्वारा तालाब की जमीन पर कब्जा करके प्लाटिंग करते हुए उसको बेचा जा रहा था। हालांकि पूरे मामले की शिकायत जिला अधिकारी से हुई तो जिला अधिकारी के निर्देश पर तत्काल ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रफुल्ल कुमार ने बुलडोजर की कार्यवाही की। बता दें कि पूरा मामला रायबरेली जिले के सदर तहसील क्षेत्र का है, जहां पर भू माफियाओं के द्वारा तालाब की जमीन पर प्लाटिंग करके बेचा जा रहा था। जैसे ही प्रशासन को पूरे मामले की भनक लगी, प्रशासन ने बुलडोजर की कार्यवाही करते हुए तालाब की जमीन को खाली करवा दिया। हालांकि इस कार्यवाही के बाद देखा जा रहा है कि भूमाफियाओं में हड़कंप का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन अन्य भी तहसील क्षेत्र में जिस तरह से दबंगों के द्वारा इस प्रकार के अतिक्रमण किए गए हैं, क्या उस पर भी ऐसी कार्यवाही होगी या शिकायत के बाद उस पर मात्र खाना पूर्ति होगी, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि जिला अधिकारी हर्षिता माथुर के द्वारा लगातार भूमाफियाओं पर बुलडोजर की कार्यवाही देखी जा रही है, लेकिन अन्य तहसीलों में जिस तरह से चाहे डलमऊ तहसील हो, ऊंचाहार तहसील हो, सलोन तहसील हो या लालगंज हो, हर जगह ऐसे दबंग लगातार अतिक्रमण कर रहे हैं और अवैध प्लाटिंग भी करके बेच रहे हैं। बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है, क्या ऐसे भूमाफियाओं पर आगे कार्यवाही देखने को मिलेगी या इसी कार्यवाही के बाद पूरे मामले में फुल स्टॉप लग जाएगा। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। खबर अलीगढ़ से है, जहां मुस्लिम भाजपा नेता का धमकी भरा ऑडियो वायरल हो रहा है। क्या कुछ कहा गया है उस ऑडियो में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शाहनवाज। में मुस्लिम भाजपा नेता की एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई है, जिस ऑडियो में साफ तौर पर सुना जा सकता है कि मुस्लिम भाजपा नेता एक व्यक्ति को धमका रहा है और सर तन से जुदा करने की धमकी देता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। बता दें, पूरा मामला अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के नौरंगाबाद से जुड़ा है, जहां के निवासी एक कारोबारी के द्वारा आज एसएसपी कार्यालय पर पहुंचकर शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय और सुरक्षा की मांग करते हुए कार्रवाई की मांग की है। इधर पूरे मामले में जानकारी देते हुए कारोबारी कमल शर्मा के द्वारा बताया गया कि वह आर्किटेक्ट का बिजनेस करता है और वहीं उसका एक पार्टनर है जिसका नाम शहबाज अली है। इधर इसके पार्टनर जिसका नाम शहबाज अली है, उस पर 36 लाख रुपयों का विवाद है, जिसको लेकर लगातार कमल शर्मा उससे हिसाब की मांग कर रहा है, लेकिन शहबाज अली उसे कहीं ना कहीं हिसाब देने में अलग हिचकिचाता हुआ नजर आ रहा है और समय देता हुआ नजर आ रहा है। जिसके बाद जब उसने 36 लाख रुपयों का हिसाब मांगा तो उसके कुछ दिन के बाद ही जो शहबाज अली हैं उसके चाचा, जो कि अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के युवा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बताते हैं और अपना नाम कामरान बहादुर बताते हैं, उनके द्वारा एक व्हाट्सएप कॉल आती है जिस पर उनके द्वारा साफ तौर पर धमकी दी जाती है और कहा जाता है कि अपने होश में आ जा वरना 2 दिन के अंदर तेरा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। जब उसके बाद इस तरीके की बात सामने आई, उसका कहना है कि लगातार उसने उससे प्रार्थना की कि कहीं ना कहीं वह अपने भतीजे से 36 लाख रुपयों का हिसाब करवा दे, जिस पर आरोप है कि भाजपा नेता ने कहा कि तूने और या तेरे खानदान ने किसी ने 36 लाख रुपए देखे हैं जो इस तरीके का हिसाब लेकर आ रहा है। जब उसने अपने हिसाब की बातचीत की तो लगातार उसको व्हाट्सएप कॉल पर धमकी दी जाने लगी, जिस पर साफ तौर पर कहा तुझ जैसे लोग मेरे यहाँ पर नौकरी करते हैं और वहीं जिस तरीके से तू पैसे मांग रहा तेरी कोई औकात नहीं, वरना 2 दिन में तेरा हश्र बुरा होगा, जान से मार दिया जाएगा। इसी के चलते लगातार पीड़ित और उसका परिवार सदमे में है, जिसके बाद पीड़ित का कहना है उसने थाना गांधी पार्क क्षेत्र में शिकायत की, लेकिन मामले में पुलिस ने कोई
कार्रवाई नहीं की, जिसके उपरांत वह एसएसपी कार्यालय पहुंचा, जहां उसके द्वारा न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पीड़ित कमल शर्मा का कहना है कि उसके द्वारा देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी न्याय की गुहार लगाई है, और उसने कहा कि कहीं ना कहीं उसको जिस तरीके से भाजपा में इस तरीके के नेता शामिल हैं, वह भारतीय जनता पार्टी का नाम बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पार्टी से निष्क्रिय किया जाए और उस पर जिस तरीके से धमकी दी जा रही है उस पर कार्रवाई की जाए। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। बलिया के तमशा नदी पर 17 करोड़ की लागत से बनने वाली पुल का एप्रेचो मार्ग न होने के कारण वजह से लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर आने जाने का काम को मजबूर हो चले। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता करुणेश पांडे। नगर पंचायत अंतर्गत एक पक्की पुल का निर्माण हो चुका है, जिस पर अप्रोच नहीं होने की वजह से उस क्षेत्र के ग्रामीण के लोगों को आना जाना काफी जोखिम का सवाल बना हुआ है। मैं आपको बता दूं, यह चितबड़ा गांव क्षेत्र अंतर्गत एक टोंस नदी जो तमसा नदी के नाम से जानी जाती है, उसके ऊपर जो है करीब 17 करोड़ से ऊपर की लागत से एक पक्की पुल का निर्माण तो हो गया है, लेकिन उसका अप्रोच जो है नहीं बनने की वजह से लोगों को जान जोखिम में डाल करके और उस पुल से आवागमन हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि यह पुल जो है करीब लगभग 2 वर्षों से बनी हुई है, लेकिन अप्रोच जो है उसका मधार में इसलिए लटका हुआ है कि जो भूमि की अधिग्रहण की गई है वह गलत जगह पर हो गई है और उसके वजह से अप्रोच मार्ग नहीं बन पा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो यह पुल से जो लोगों का आवागमन है वो काफ़ी जो है रिस्क है, काफ़ी जो है लोग जान जोखिम में डाल करके, क्योंकि लकड़ी की सीढ़ी के सहारे वो लोग उस पुल पर चढ़ करके उतरते भी हैं और लकड़ी के सहारे फिर पुल पर चढ़ करके जाते भी हैं। अगर ये देखा जाए तो कुछ ऐसे गांव है जो एकौनी है, सिंहपुर है, जो ऐसे कुछ मुख्य गांव है जिन लोगों का उसी पुल के हो करके आवागमन होता है। मैं आपको बता दूं, वहीं जो चितबड़ा गांव नगर पंचायत के चेयरमैन है, उनका कहना है कि पुल पक्की बन चुकी थी, लेकिन जो इसका भूमि अधिग्रहण है वह जो अप्रोच मार्ग के लिए जो होना था वो गलत जगह पे हो गई थी और उसके वजह से जो है अभी तक जो है अप्रोच नहीं बना। निश्चित तौर पर देखा जाए तो जो ग्रामीण आते हैं वो अपना जान जोखिम में डाल करके आते जाते हैं, यह जो है उनको जो है काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। करुणेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए पंजाब। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां प्रेमी से आहत होकर प्रेमिका ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। के हापुड़ से है, जहां प्रेमी की बेवफाई और ब्लैकमेलिंग से आहत होकर एक प्रेमिका ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली है। आपको बता दें, हापुड़ शहर कोतवाली के एक गांव की रहने वाली एक युवती का गाजियाबाद के मसूरी थाने के रहने वाले गांव नाहल के मोइन से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मोइन ने युवती को शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए थे और युवती की अश्लील वीडियो भी बना ली थी। इसके बाद जब युवती ने शादी की बात कही तो मोइन ने शादी से साफ इनकार कर दिया और युवती को बार बार मिलने के लिए दबाव बनाने लगा। बताया जा रहा है आरोपी प्रेमी मोइन ने युवती की अश्लील वीडियो बनाई थी और युवती को मिलने के लिए बार बार दबाव बना रहा था। युवती ने जब इससे इनकार किया तो मोइन ने युवती की अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी दे डाली। इसी से आहत होकर युवती ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया और उपचार के दौरान युवती की मौत हो गई है। वहीं मृतक युवती के पिता की तहरीर पर अब आरोपी प्रेमी मोइन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो कहीं ना कहीं प्रेमी की बेवफाई और ब्लैकमेलिंग से आहत होकर एक प्रेमिका ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर अब आरोपी प्रेमी को तलाश कर रही है। देखना होगा कि आरोपी प्रेमी की कब तक गिरफ्तारी हो पाती है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। गाजीपुर के शादियाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशील। यह बदमाश का लंगड़ा ऑपरेशन खबर गाजीपुर जिले के थाना शादियाबाद से है, जहां पर पुलिस ने गौ तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस मुखबिर की सूचना के बाद खड़ी थी अपने रूटीन चेकअप में। पुलिस ने देखा सामने से एक तेज गति से गाड़ी आ रही थी। पुलिस उसको रुकवाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वो तेज गति से आगे बढ़ जाता है और खुद को गिरता देख फिर बदमाश पुलिस पर ही फायरिंग कर देता है। पुलिस अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाती है। गोली बदमाश के
पैर में लगती है। थाना सादियाबाद प्रभारी श्याम जी यादव की टीम खड़ी थी। पुलिस के गोली से बदमाश घायल हुआ और वहीं पर लहलुहान होकर तड़पने लगा। पुलिस जब पिकअप के पास जाती है तो देखती है उसमें 8 राशि गोवंश लदे हुए थे। गौ तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हुआ। बदमाश के पास से अदद तमंचा और जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया। लगातार गाजीपुर की पुलिस अलर्ट मूड पर है, बदमाशों को भेज रही है सलाखों के पीछे। इंडिया वॉइस के लिए सुशील तिवारी, गाजीपुर। खबर मैनपुरी जिले से है, जहां जिलाधिकारी अंजनी कुमार का अधिवक्ताओं ने पुतला दहन किया। आखिर क्यों हुआ विरोध, बता रहे हमारे संवाददाता मुकेश। जिलाधिकारी कार्यालय पर अधिवक्ताओं का प्रदर्शन आज पूरे 53 दिन बीत गए हैं, जिसके बाद आज भी ज्ञापन लेकर जब अधिवक्ता लोग चले तो जुलूस निकाला और नारेबाजी की। उन्होंने कहा है कि आरओ कोर्ट बंद हुए आज 53 दिन हो गए हैं और उनको लगातार जो स्ट्राइक है वो अब उग्र आंदोलन के रूप में तब्दील होती जा रही है। पूरे जिले के सभी तहसीलों पर हड़ताल चल रही है। तो वहीं दीवानी के जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अवधेश यादव ने भी अब समर्थन लगातार उनका मिल रहा है। प्रतिदिन वो है कलेक्ट्रेट पहुँचते हैं। और आगरा के अधिवक्ताओं की बात की जाए तो राधा यादव हैं, वो आगरा से, उन्होंने बार काउंसिलिंग के जो चुनाव लड़ रही हैं वो भी यहाँ पर पहुँची हैं। कहा है कि आगरा के अधिवक्ता भी अब इस लड़ाई में शामिल हो चुके हैं। फिलहाल जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह का आज पुतला दहन किया है और विरोध जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि अब जो आंदोलन है वो उग्र होता जा रहा है और उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों में यह अब आंदोलन दिखाई देने वाला है। अगर जिलाधिकारी आरओ कोर्ट बहाल नहीं करते हैं तो आने वाले समय में बहुत उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे अधिवक्ता। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। खबर पीलीभीत से है, जहां एसडीओ और तहसीलदार ने हाजरा क्षेत्र में जाकर शारदा नदी द्वारा हो रहे भू कटान का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ निर्देश दिए हैं, बता रहे हमारे संवाददाता अमित पाल। के थाना हजारा क्षेत्र में शारदा नदी का भू कटान जारी है। जैसे कि आपको बता दें, बारिश के मौसम में भू कटान शारदा नदी बराबर लेती चली जा रही है, जिसकी वजह से किसानों की लगभग 20 से 25-30 एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। चैनलों पर और इंडिया वॉइस पर कई बार खबर प्रकाशित होने के बाद में अधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया, जहां पर तहसीलदार और एसडीओ जाकर के आज जायजा लेने के लिए पहुंचे। और ग्रामीणों ने कई बार विधायक से लिखित में शिकायत की, अधिकारी नहीं पहुंच रहे थे जायजा लेने के लिए। और चैनलों पे खबर प्रकाशित होने के बाद में तो अधिकारी जैसे तहसीलदार और एसडीओ आज मौके वारदात पे पहुंचे तो देखा उन्होंने किसानों की लगभग 20 से 25 एकड़ फसल जलमग्न हो चुकी है। बराबर भू कटान जारी है शारदा नदी के द्वारा। और जो बारिश का समय आता है अधिकारियों के द्वारा कोई भी तैयारियां नहीं की जाती हैं बारिश के चलते, जिसकी खामियाजा किसानों व ग्रामीणों को उठाना पड़ता है। लगातार बारिश होने के कारण भू कटान जारी है। शारदा में नदी में जल स्तर बढ़ता चला जा रहा है। लोगों के घर तक जल पहुंचने के कारण लोग दहशत में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका आवागमन और दिनचर्या कटने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि आए दिन जल स्तर बढ़ता चला जा रहा है। बारिश का मौसम है और बैराज नदी से बराबर जल स्तर बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीण बेहद परेशान है, मुख्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। चैनलों में खबर प्रकाशित होने के बाद में आज तहसीलदार पूरनपुर के और एसडीओ मौके वारदात पर पहुंचे तो उन्होंने जायजा लिया और उन्होंने राहत के लिए कुछ कहा कि जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था कराई जाएगी। खबर प्रयागराज से है, जहां औद्योगिक थाना क्षेत्र में सरकटे शव का शिनाख्त हो गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब। पिछले दिनों नैनी इलाके में टुकड़ों में मिली लाश का आखिर रहस्य खुल गया है। दरअसल इस घटना के पीछे उसका चचेरा दादा इन्वॉल्व था और उसने ही इस बेरहमी से उसकी हत्या की थी। पीयूष 17 साल का था, स्टूडेंट था। उसको उसके ही चचेरे दादा ने पहले अगवा किया, उसके बाद फिर बताया ये जा रहा है कि तंत्र मंत्र के चक्कर में उसके टुकड़े टुकड़े किए और उसके बाद उसकी लाश को नैनी इलाके में फेंक दिया था। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो चीज़ें सामने आना शुरू हुई और जो घटना का खुलासा हो उससे लोगों का दिल दहल गया। बड़ी ही बेरहमी से उसने तंत्र मंत्र के चक्कर में पहले उसको अगवा किया, उसके बाद एक सुनसान जगह पर उसके टुकड़े किए और लाश को अलग अलग जगहों पर उसके टुकड़ों को फेंका। पुलिस को इसका खुलासा करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार कुछ ऐसे क्लू मिले जिसके बाद वो हत्यारे तक पहुँचे और अब
जो हत्यारा है वो पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। पुलिस उससे और भी जानकारी इकट्ठा कर रही है और पुलिस उस तांत्रिक की भी अब तलाश कर रही है जिसने उसको इस तरह की चीज़ें करने के लिए कहा था, और पुलिस कह रही है कि जल्दी उस तांत्रिक तक भी पुलिस पहुंच जाएगी। लेकिन जिस तरह से इस घटना को उसके चचेरे दादा ने अंजाम दिया है, जो भी सुनना है उसका कलेजा निकल आ रहा है, क्योंकि बहुत ही बेरहमी से उस 17 साल के बच्चे की हत्या की गई थी और उसके कई टुकड़े करके उसको अलग अलग जगह फेंका गया था। लेकिन पुलिस ने अब उसे गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई कर रही है। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।